कल्पना की जा सकती है एक बेहद शानदार गगनचुंबी इमारत की, शहर के बीचों बीच खड़ी हुई एकदम। कांच और स्टील से बनी हुई। हाँ, जो दूर से ही सबका ध्यान खींच लेती है। बिल्कुल। और रात के अंधेरे में भी वो इमारत पूरी तरह से जगमगा रही है। बाहर से देखने पर वो भव्यता का और सफलता का एक जीता जागता प्रतीक लगती है। सही कहा। ऐसी इमारतें हमेशा शक्ति की कहानी कहती हैं। हर कोई उसे देखकर सोचता है कि काश एक दिन वो भी वहां पहुंच सके। हाँ, है ना। लेकिन जरा इस तस्वीर को थोड़ा सा बदलते हैं। कैसे? सोचिए कि उस पूरी की पूरी जगमगाती इमारत के अंदर हम्म। एक भी इंसान मौजूद नहीं है। अरे बाप रे, मतलब एकदम खाली। एकदम खाली। वो पूरी तरह से वीरान है। बाहर से जो रोशनी दिख रही है ना, वो महज एक ऑटोमेटिक जनरेटर से आ रही है। अच्छा। उन चमचमाते शीशों के पीछे कोई जीवन नहीं है, कोई सुकून नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक भयानक गूंजता हुआ सन्नाटा है। ये तो बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीर है ना? और आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत इसी खालीपन के एहसास से होती है। मतलब क्या यह संभव है कि बाहर से पूरी तरह शानदार, लग्जरी और सफलता से भरी दिखने वाली जिंदगी अंदर से बिल्कुल उस खाली इमारत की तरह वीरान हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि बाहरी चमक दमक ही आंतरिक शांति की गारंटी है। हाँ, हम सफलता के पीछे अंधी दौड़ लगाते हुए असल में खुद के ही भीतर बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब इंसान इस दौड़ में बहुत आगे निकल जाता है और बाहरी शोर अचानक से शांत होता है, तब ये खालीपन बहुत जोर से चुभता है। और इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने के लिए आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय बहुत ही खास है। हमारे पास द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के एक बहुत ही भावुक नेटफ्लिक्स स्टाइल स्क्रिप्ट रूपांतरण के नोट्स हैं। अरे वाह, एक स्क्रिप्ट के नजरिए से इसे देखना काफी अलग अनुभव होगा। बिल्कुल। आज का मुख्य उद्देश्य जूलियन मेंटल की इस असाधारण कहानी का विश्लेषण करना है। ये सिर्फ एक किताब या स्क्रिप्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस यात्रा को समझने का प्रयास है जहां देश का एक चोटी का वकील अपनी बेशकीमती फेरारी, मतलब अपनी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक छोड़कर असली शांति की तलाश में निकल पड़ता है। और साथ ही जीवन को सही मायने में समझने के लिए दिमाग के बगीचे वाले रूपक के पीछे का असल मनोविज्ञान क्या है, इसे भी डिकोड करना है। एकदम सही कहा। तो चलिए इस पतन की शुरुआत से बात करते हैं। जरूर। इस कहानी का जो कथा प्रवाह है वो बहुत ही नाटकीय है, लेकिन साथ ही एकदम यथार्थवादी भी है। हाँ, स्क्रिप्ट का जो शुरुआती हिस्सा है वो जूलियन मेंटल को एक टॉप वकील के रूप में पेश करता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ है जिसे समाज सफलता का चरम मानता है। बिल्कुल। 18-18 घंटे काम करना, करोड़ों के केस लड़ना, मीडिया की सुर्खियां बटोरना और जाहिर है गैराज में खड़ी एक लाल रंग की चमचमाती फेरारी। समाज की नजरों में वो एक पूरी तरह से सफल इंसान है, एक विजेता है। लेकिन अ, इस बाहरी आवरण के ठीक नीचे की सच्चाई झकझोर देने वाली है। वहां क्या पनप रहा है? एक ऐसा तनाव जो शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। हाँ, हर वक्त जीतने का एक अमानवीय दबाव और एक ऐसी जिंदगी जिसमें रिश्तों या खुद के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ना, वो है उस दबाव को सामान्य मान लेना। मतलब देखिए, जूलियन जैसे लोग उस तनाव को अपनी सफलता की कीमत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो बेचैनी है, ये जो हर पल का दबाव है, यही वो ईंधन है जो उन्हें सबसे आगे रखे हुए है। वे अपने ही शरीर द्वारा दिए जा रहे चेतावनी के संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी नजरअंदाज करने का नतीजा उस भयानक दिन सामने आता है। कोर्टरूम के बीचों बीच जूलियन बहस कर रहा है और अचानक वो गिर पड़ता है। हाँ, एक भयंकर हार्ट अटैक। कुछ ही पलों में वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपने तर्कों से हरा सकता था, जमीन पर बेबस पड़ा है। ये दृश्य सच में बहुत शक्तिशाली है। और फिर जब दृश्य बदलता है तो कोर्टरूम के शोर की जगह ले लेती है अस्पताल की मशीनों की बीप बीप की आवाज। उस सफेद खामोश कमरे में एक ही सवाल गूंजता है, क्या बस यही है जिंदगी? ये जो हार्ट अटैक था, इसे सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखें? ये एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक क्षण है। हमारा शरीर, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब एक मशीन की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल।
जब दिमाग लगातार महीनों और सालों तक फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तो शरीर एक समय के बाद हार मान लेता है। मतलब वो टूट जाता है। हाँ, ये हार्ट अटैक उस शरीर का कहा हुआ अंतिम ना था। ये शरीर की बगावत थी कि बस अब और नहीं सहा जा सकता। इस स्थिति को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक तुलना आ रही है। बताइए। जूलियन की ये जिंदगी एकदम उस बहुत ही महंगे, प्रीमियम और चमकदार स्मार्टफोन की तरह लगती है। अच्छा, स्मार्टफोन से तुलना। हाँ, मतलब बाहर का कवर टाइटेनियम का है, स्क्रीन की क्वालिटी एकदम लाजवाब है, कैमरा सबसे बेहतरीन है। हाँ, दिखने में एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर कोई उस फोन की सेटिंग्स में जाके देखे तो अंदर बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी है। प्रोसेसर पर एक साथ 50 भारी ऐप्स चल रहे हैं, काम का ऐप, इमेज का ऐप, पैसे का ऐप और रुतबे का ऐप। बिल्कुल। और वो फोन लगातार ओवरहीट हो रहा है। बाहर से देखने वाले लोग कह रहे हैं, वाह क्या फोन है, लेकिन अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है। एकदम सही। बाहर का हार्डवेयर कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर अंदर का सॉफ्टवेयर ही फेल हो जाए तो वो फोन महज एक जलता हुआ महंगा पत्थर बन के रह जाता है। ये तुलना उस पूरी स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। स्मार्टफोन का ओवरहीट होना बिल्कुल उस क्रॉनिक स्ट्रेस की तरह है जिसे जूलियन महसूस कर रहा था। और अस्पताल का वो बिस्तर, हाँ, वो उस फोन का अचानक से स्विच ऑफ हो जाना है। बिल्कुल। जब इंसान मौत को इतने करीब से छूकर वापस आता है तो वो खामोशी उसे उन सभी भारी ऐप्स को बंद करने पर मजबूर कर देती है। बाहर का सारा शोर, फेरारी के इंजन की आवाज, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, उसका वो बड़ा फैसला। अस्पताल के बिस्तर पर मिली वो भयानक स्पष्टता एक बहुत बड़े फैसले को जन्म देती है। जूलियन तय करता है कि वो अपनी वो पुरानी पहचान पूरी तरह से मिटा देगा। वो अपना शानदार करियर छोड़ देता है, अपनी सारी संपत्ति बेच देता है और अपनी उस बेशकीमती फरारी को भी बेच देता है। वो टॉप वकील वाली पहचान से पूरी तरह से किनारा कर लेता है। उसका लक्ष्य बदल चुका है। अब उसे केस नहीं जीतने हैं, बल्कि अपने दिमाग पर नियंत्रण करना है, अपने डर को हराना है और जीवन के असली अर्थ को खोजना है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। ये महज छुट्टी पर जाने जैसा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन बदल देने जैसा है। एक मिनट, यहां इस बात पर थोड़ी बहस होनी चाहिए। किस बात पर? मतलब ये सब सुनने में बहुत ही दार्शनिक और महान लगता है, लेकिन क्या शांति पाने के लिए सच में अपनी सारी संपत्ति और अपने करियर को पूरी तरह से छोड़ देना जरूरी है? ये सवाल तो अक्सर उठता है। क्या ये कदम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम या अतिवादी नहीं है? मतलब क्या कोई इंसान अपना काम करते हुए, एक संतुलित जीवन जीते हुए, वीकेंड्स पर थोड़ा ध्यान लगाकर शांति नहीं पा सकता? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्या सब कुछ बेचकर सन्यासी बन जाना ही एकमात्र रास्ता है? ये तो एक तरह से समस्याओं से भागने जैसा भी लग सकता है। देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर इस कहानी को लेकर यही सबसे बड़ी आलोचना भी होती है कि ये एक अमीर इंसान के प्रिविलेज की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, तो बात सिर्फ एक कार या एक करियर को छोड़ने की नहीं है। तो फिर बात किस चीज की है? या फेरारी महज परिवहन का साधन नहीं है। वो फेरारी उस अहंकार, उस दिखावे और उस पहचान का प्रतीक है जिसने उसे उस अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाया था। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि वो फेरारी असल में उसकी उस पुरानी पहचान का एक भौतिक रूप थी? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिटी शेडिंग कहा जा सकता है। आइडेंटिटी शेडिंग? हाँ, जूलियन के मामले में बीमारी इतनी गहरी थी कि एक छोटी सी बैंडेड से काम नहीं चलने वाला था। वो उस सफल वकील वाली पहचान में इतना जकड़ चुका था कि अगर वो उस माहौल में रहता तो वो कभी उस दबाव के चक्र से बाहर नहीं आ पाता। तो उसे पूरी तरह से खुद को वहां से उखड़ना पड़ा। एकदम। उसके लिए ये अतिवादी कदम उठाना एक तरह का सिस्टम रीबूट था। जब तक पुरानी पहचान पूरी तरह से खत्म नहीं होती, नई शुरुआत के लिए जगह नहीं बनती। ये नजरिया इस पूरे फैसले को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। हाँ, तो ये सिर्फ जगह बदलने का सफर नहीं था, ये अपने ही दिमाग की परतों को उधेड़ने का सफर था। सही कहा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आंतरिक बदलाव असल में कैसे काम करता है, क्योंकि सिर्फ जंगल में बैठ जाने से तो दिमाग शांत नहीं हो जाता है ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। हाँ, इसे समझने के लिए हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रूपक दिया गया है, बगीचे का रूपक। ये रूपक पूरी कहानी की आत्मा है।
ये बताता है कि आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है। हाँ, ये एक प्रक्रिया है, एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इस रूपक को थोड़ा डिकोड करते हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार इस पूरे आंतरिक ढांचे को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एक बगीचा जो हमारे दिमाग को दर्शाता है। दूसरा है एक विशालकाय राक्षस जो डर का प्रतीक है। और तीसरा है एक रास्ता जो अनुशासन को दर्शाता है। बिल्कुल। और अंत में है एक गुलाब जो जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है। इन चारों तत्वों का जो संयोजन है ना, वो इंसानी मनोविज्ञान को बहुत ही सरलता से समझाता है। तो अगर सबसे पहले हम बगीचे पर बात करें, दिमाग को किसी तिजोरी या किसी मशीन की तरह क्यों नहीं पेश किया गया? बगीचा ही क्यों? देखिए, क्योंकि तिजोरी में जो चीज रख दी जाए वो वैसी ही रहती है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन दिमाग एक जीवित इकोसिस्टम है। अच्छा। बगीचे की खासियत ये होती है कि अगर उसमें अच्छे बीज नहीं बोए जाएंगे और उसकी रोज देखभाल नहीं की जाएगी तो उसमें अपने आप जंगली घास उगाएगी। एकदम सही। उसमें कंटीले पौधे अपने आप उगाएंगे। मतलब नेगेटिविटी और चिंता के विचार डिफॉल्ट रूप से पनपने लगते हैं। बिल्कुल। दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इंसान जानबूझकर अच्छे और सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करेगा तो तनाव और डर रूपी जंगली पौधे उस पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेंगे। तो जूलियन का दिमाग सालों तक एक ऐसा ही लावारिस बगीचा है। हाँ, जिसमें सिर्फ महत्वाकांक्षा और चिंता के जहरीले पौधे उग रहे थे। ये बहुत ही गहरी बात है कि हम अपने दिमाग को एक निष्क्रिय जगह मान लेते हैं, जबकि उसे रोजाना एक माली की तरह छांटना और संवारना पड़ता है। और यही सबसे मुश्किल काम होता है। अब इस रूपक के दूसरे हिस्से पर आते हैं, विशालकाय राक्षस जो डर का प्रतीक है। ये दिलचस्प है कि डर को सिर्फ एक बाधा या एक दीवार नहीं बताया गया, बल्कि उसे एक विशालकाय राक्षस का रूप दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डर का स्वभाव ही यही है। कैसे? देखिए, डर हमेशा असलियत से कई गुना बड़ा दिखाई देता है। हाँ, ये तो है। जब इंसान किसी चीज से डरता है, चाहे वो असफलता का डर हो, समाज का डर हो या अपनी ही पहचान खोने का डर हो, तो दिमाग उस डर को एक विशालकाय रूप दे देता है। वो राक्षस हमारे बगीचे के ठीक बीचों बीच खड़ा हो जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे ही द्वारा पाला गया होता है। लेकिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें ही नियंत्रित करने लगता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर रूपक का तीसरा तत्व प्रवेश करता है, जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द है, अनुशासन रूपी रास्ता। हाँ, अनुशासन शब्द को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। आमतौर पर अनुशासन शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई सजा दे दी हो या कोई पाबंदी लगा दी हो। एकदम, लोग इसे आजादी छीनने जैसा मानते हैं। लेकिन इस कहानी में अनुशासन को एक सुरक्षित रास्ते के रूप में पेश किया गया है। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। कैसे? देखिए, जब डर का राक्षस सामने खड़ा हो तो मोटिवेशन या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें काम नहीं आती। वहां काम आता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है रोजाना वही सही काम करना, चाहे मन हो या न हो। ये एक पगडंडी है। अच्छा। जब आप अनुशासन के रास्ते पर चलते हैं तो आप उस डर रूपी राक्षस के प्रभाव से बचकर उसके बगल से सुरक्षित गुजर जाते हैं। अरे वाह! अनुशासन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि वो कवच है जो आपको भटकने से रोकता है। ये अनुशासन को देखने का एकदम नया नजरिया है। मतलब अनुशासन असल में आजादी का रास्ता है। बिल्कुल। और ये रास्ता अंततः कहाँ ले जाता है? रूपक के चौथे और आखिरी तत्व की ओर, गुलाब, यानी जीवन का उद्देश्य। हाँ, पर्पस। बिना गुलाब के वो बगीचा कैसा होगा? देखिए, बिना गुलाब के वो बगीचा महज एक हरी भरी जगह होगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। बस एक खाली मैदान। उद्देश्य ही वो चीज है जो उस पूरे बगीचे को, उस रास्ते को और उस माली की मेहनत को सार्थकता प्रदान करता है। तो जूलियन के पास पहले सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन कोई गुलाब नहीं था, कोई सच्चा उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ दौड़ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। और यही उद्देश्य है जो कहानी के अंत तक आते आते सफलता की पूरी परिभाषा को उलट कर रख देता है। बिल्कुल। जब हम स्क्रिप्ट के आखिरी दृश्यों की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि शुरुआत में और अंत में सफलता शब्द के मायने कैसे 180 डिग्री घूम चुके हैं। ये बदलाव इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हाँ, कहानी के पहले दृश्य में सफलता को नापने का पैमाना बहुत ही भौतिक था। फेरारी, बड़ा बैंक बैलेंस, समाज में रुतबा। लेकिन अब
अब इस पूरी आंतरिक यात्रा और बगीचे के रूपक को जीने के बाद सफलता की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सफलता का मतलब बाहरी दिखावा नहीं है। तो क्या है? असली सफलता है मन की गहरी शांति, विचारों की स्पष्टता और जीवन के उस उद्देश्य को पहचानना। और अगर इस बदलाव के पीछे के तर्क को समझा जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि शांति और स्पष्टता के बिना हासिल की गई कोई भी सफलता असल में सफलता होती ही नहीं है। तो वो क्या होती है? वो एक बहुत ही चमकदार सजा होती है। चमकदार सजा? ये एक बहुत ही भारी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी सफलता बुरी है? नहीं नहीं, बाहरी सफलता बुरी नहीं है, लेकिन अगर उस सफलता की कीमत इंसान का अपना मानसिक स्वास्थ्य, उसकी शांति और उसका उद्देश्य है, तो वो एक सोने के पिंजरे के समान है। और जूलियन उस सोने के पिंजरे में कैद था। बिल्कुल। बाहर से दुनिया तालियां बजा रही थी, लेकिन अंदर वो घुट रहा था। इसलिए अंत में उसे ये एहसास होता है कि जब दिमाग शांत होता है, जब ये स्पष्टता होती है कि जीवन का हर कदम किस दिशा में जा रहा है, और जब एक सार्थक उद्देश्य होता है, केवल तभी इंसान सही मायने में सफल कहलाता है। उद्देश्य की प्राप्ति ही सर्वोच्च सफलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये कहानी जूलियन मेंटल के जरिए हम सबको एक आईना दिखाती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बाहरी चमक दमक के पीछे एक खालीपन और जानलेवा तनाव पनप सकता है, जिसका अंत एक शारीरिक और मानसिक पतन के रूप में होता है। हाँ, और हमने उस पहचान को पीछे छोड़ने की अहमियत को समझा जो हमें बांध कर रखती है। और सबसे खास बात, हमने अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह संवारने का विज्ञान समझा, जहां डर के राक्षस को अनुशासन के रास्ते से पार करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य रूपी गुलाब तक पहुंचा जा सकता है। सही कहा। असली सफलता की ये नई परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि सब कुछ पा लेना मायने नहीं रखता, बल्कि जो पाया है उसके साथ शांति से जीना मायने रखता है। एकदम। ये एक ऐसी समझ है जो इंसान को उसकी अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि ऊर्जा सिर्फ बाहरी ढांचे को चमकाने में नहीं, बल्कि आंतरिक नींव को मजबूत करने में लगानी चाहिए। बिल्कुल। और अब इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण को एक कदम आगे ले जाते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना आवश्यक है जो शायद कहानी के पन्नों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है। अच्छा, वो क्या है? यह इस पूरी यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है। देखिए, यह विचार करने योग्य है कि जूलियन ने शांति पाने के लिए अपनी फरारी बेच दी। हाँ। लेकिन क्या यह संभव है कि इंसान आत्मज्ञान के उस स्तर तक पहुंच जाए जहां वो अपनी फरारी को चलाए भी, लेकिन वो गाड़ी उसकी पहचान पर हावी ना हो? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या असली चुनौती सब कुछ छोड़ देना है, या सब कुछ होते हुए भी भीतर से पूरी तरह अनासक्त और शांत रहना है? हाँ, शायद सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि उस दुनिया के बीचों बीच रहकर अपने अंदर के बगीचे को महकाना है। क्या बात है! दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया का होकर न रहना। बिल्कुल। यही वो सवाल है जो आज के इस विश्लेषण के बाद विचार करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अगर जूलियन की कहानी, दिमाग के बगीचे का रूपक और सफलता की ये नई परिभाषा विचारोत्तेजक लगी हो, तो इस गहन विश्लेषण को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए। हाँ, और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर भी किया जा सकता है जिन्हें शायद आज अपनी उस चमकदार इमारत के अंदर थोड़ी सी रोशनी और शांति की जरूरत हो। अगली बार जब सफलता के पीछे भागने की होड़ महसूस हो, तो एक पल रुककर अपने अंदर के बगीचे में झांकना न भूलें। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।